5.5% की आरबीआई की पॉलिसी रेट है, देयर इज स्टिल स्कोप फॉर सम रिडक्शन। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, एक एक रुपए के लिए बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। बिगेस्ट रिस्क फिक्स्ड इनकम में इन्फ्लेशन के अलावा जो दूसरा रिस्क है, एक बार ये आ गए तो जो चीज डेवलप होती है वो है ट्रस्ट, और हमको वही चाहिए इन्वेस्टर्स से। क्रेडिट रिस्क की हम बात करें तो उसको लेकर आप कितना सीरियस है और क्या आपके विचार है? एज अ रूल ऑफ थंब, जितना ज़्यादा यील्ड किसी पोर्टफोलियो का है रिलेटिव टू इट्स पीयर्स, उतना ज़्यादा उसमें क्रेडिट रिस्क हो सकता है। तो इन्वेस्टर्स को मेरे ओपिनियन में उन फंड से भी बचना चाहिए जिनका यील्ड बहुत ज़्यादा है रिलेटिव टू पीयर्स, और उन फंड से भी बचना चाहिए। अगर लिक्विड फंड के बाद दूसरा फंड लॉन्च करना हो जी, क्या सही रहेगा इन्वेस्टर्स तो के हित? पहले आपको अपनी जड़ें जमानी चाहिए। ठीक है। बिना जड़ों के पेड़ नहीं उग सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एसेट एलोकेशन। हर एक इन्वेस्टर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली वो चाहता क्या है और उसकी रिस्क एपेटाइट उस चाहत को पूरी कर सकती है या नहीं। क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। मैं हूं पंकज मटपाल और आज मेरे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड के डेट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिस्टर उमेश शर्मा। उमेश शर्मा जी को फिक्स्ड इनकम मैनेज करने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो हम कई बार इक्विटी की बात करते हैं। आप समझते हैं कि डेट की पोर्टफोलियो में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड डेट साइड में किस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी, क्या उनकी फिलॉसफी होगी, वो सब कुछ हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उमेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा कि डेट आउटलुक क्या है जी, किस तरह की संभावना यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है? जी, तो बेसिकली जब भी हम डेट आउटलुक की बात करते हैं तो उससे हमारा तात्पर्य है कि जो देश में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो किस डायरेक्शन में जा सकती हैं। बिल्कुल, ये हुआ पहला। दूसरा, उसमें से क्या मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, तभी आप उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। और इसके लिए दो चीज़ों का आकलन करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि आपकी जीडीपी ग्रोथ दर क्या है, और दूसरा आपकी महंगाई की दर क्या है। क्योंकि जब भी आप फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है फिक्स इनकम इन्वेस्टर का वो है महंगाई। तो इन दोनों मुद्दों पर यदि हम अपनी जीडीपी ग्रोथ को देखें, मैं अभी इस क्वार्टर के नंबर्स की बात नहीं करता, यदि हम पिछले कुछ 4-5 साल के नंबर्स को देखें तो रियल बेसिस पे भी और नॉमिनल बेसिस पे भी जीडीपी ग्रोथ दर जो है उसमें थोड़ी गिरावट का जो ट्रेंड है वो देखा गया। यदि हम इन्फ्लेशन को देखें तो एट प्रेजेंट जो आरबीआई की टारगेट रेंज है 4% ±2%, वो उससे भी नीचे चल रही है जो अभी की जो हेडलाइन की दर है। हालांकि जो प्रोजेक्शंस हैं वो कहते हैं कि वो ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स इट इज़ गोइंग टू ट्रेंड अपवर्ड्स। तीसरी चीज़ है आपका जो एक्सटर्नल पोजीशन है, जो आपकी करंट अकाउंट की स्थिति है, जो आपके फॉरेन इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं, आपकी जो फिस्कल पोजीशन है, इसका आकलन भी ज़रूरी है। तो ऑन द एक्सटर्नल साइड हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। आरबीआई के पास भरपूर मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व्स है, 11 महीने तक का इंपोर्ट कवर हमारे पास मौजूद है। तो हालांकि अगर हम एफआईआई या एफडीआई फ्लोस की बात करें तो वो ज़रूर कुछ हद तक जिस स्तर पे हम एक्सपेक्ट करते हैं उस स्तर पे नहीं है, या इनफैक्ट थोड़ा सा आउटफ्लो ही हमने देखा है। सो पुटिंग ऑल दिस थिंग्स टुगेदर, एक और फैक्टर जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो कि हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स जो है उसने काफ़ी अच्छा किया है पिछले कुछ समय में। तो जो भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, तो दैट इज़ गेटिंग बैलेंस्ड बाय आवर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। और उस वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफ़ी हद तक मैनेजेबल स्थिति में है। इन सब चीज़ों को साथ में रखते हुए आरबीआई ने ऑलरेडी काफ़ी कदम उठाए हैं। करीब 100 बेसिस उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया है इस साइकिल में ऑलरेडी। उन्होंने सीआरआर कट अनाउंस किया है जो कि अगले कुछ दिनों में इम्प्लीमेंट होगा 100 बेसिस का। उन्होंने मार्केट से बॉन्ड खरीद के मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड की है।
उन्होंने फॉरेक्स स्वैप करके भी मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। सो ऑलरेडी ये बताता है कि जो आपकी ग्रोथ दर में जो वीकनेस देखी जा रही है, RBI इज वेल कॉग्निजेंट ऑफ दैट फैक्ट एंड दे हैव ऑलरेडी टेकन स्टेप्स। ऑन दी अदर हैंड केवल RBI के करने से कुछ होता नहीं है, इसलिए अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं इस दौरान, चाहे वो इनकम टैक्स का रिलैक्सेशन हो बजट में, या फिर अभी रिसेंटली हाल ही में जो GST के रिफॉर्म्स हुए हों वो जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। तो ये सब चीज़ें भी अपनी जो ग्रोथ को है ऑगमेंट करने में आगे मदद करेंगी। पुटिंग ऑल दिस टुगेदर, व्हाट डज इट मीन फॉर इन्वेस्टर्स? हमें लगता है कि जो 5.5% की RBI की पॉलिसी रेट है, इसमें लुकिंग एट पुटिंग ऑल दिस थिंग्स टुगेदर, देयर इज स्टिल स्कोप फॉर सम रिडक्शन गोइंग फॉरवर्ड। तो हमको लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी थिंक दैट देयर कुड बी वन मोर रेट कट, एटलीस्ट वन मोर रेट कट। नाउ इफ यू लुक एट दी मार्केट लेवल्स, तो जो आपका 10 ईयर और पॉलिसी रेट का जो स्प्रेड है, या इवन आपके जो 2 से 5 साल तक के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, मैं हाईएस्ट रेटेड बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इनका जो स्प्रेड्स है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो यदि मैं एक इन्वेस्टर के तौर पे बात करूँ, या जहाँ पे मेरा ना 2 से 3 साल या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो मैं 2 चीज़ें देखता हूँ। एक तो ये कि गिवन अवर पोटेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ, हमारा ओवरऑल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स क्या है। तो यदि हम 6.5-7% से ग्रो कर सकते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो हमारा पॉलिसी रेट जहाँ पर है वो ब्रॉडली सही है। तो यदि मैं ज़्यादा सालों के रेस्पेक्ट में बात करूँ, जब मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़्यादा है, तो मे बी 2 to 5 year kind of a product makes sense at this point in time. In terms of real yield also they are giving pretty decent compensation to the investors. यदि मेरा ट्रेडर माइंडसेट है, शॉर्ट टर्म माइंडसेट है, तो given the way the yields have backed up in the recent months, there are good tactical opportunities that are available at the long end as well. लेकिन वो मैं कहूँगा कि वो जो savvy investor है, जिसको मार्केट की समझ है, वो लोग ये फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, अच्छा, ये तो आपने बताया कि डेट में क्या अपॉर्चुनिटी है, पर हम बात करें अगर द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की, तो क्योंकि एज पर रेगुलेशन 16 कैटेगरीज हैं डेट में भी, तो आप स्टार्टिंग में किस तरह के फंड्स लॉन्च करेंगे डेट में? तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं एकदम सिंपल प्रोडक्ट जो कि लिक्विड फंड है, उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। और हमारा इरादा कतई ये नहीं है कि हम सारी 16 कैटेगरी के फंड लॉन्च करें। वी वांट टू कीप इट्स वेरी वेरी सिंपल। आने वाले समय में हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो यील्ड कर्व पे हर पोजीशन पे हम लोग मौजूद हों, तो वो कम कैटेगरी ऑफ फंड से भी अचीव किया जा सकता है। तो हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते इन्वेस्टर के लिए, सिंपल रखना चाहते हैं। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। दूसरा कि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, हाईली कॉम्पिटिटिव, स्पेसिफिकली सो इन द फिक्स्ड इनकम स्पेस। एक एक रुपए के लिए बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, ये बात हम जानते हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग हॉल, हम उसके लिए तैयार हैं और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। और इन्वेस्टर्स को जो है 3 मुद्दों पे हम लोग उनकी ट्रस्ट जीतने का प्रयास करेंगे। वो है क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी। ओके, तो अभी खैर फिलहाल तो आपने कहा कि लिक्विड फंड आप लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली और भी कैटेगरीज यहाँ पर ऐड होंगी। तो अगर मैं बात करूँ फिलॉसफी की, तो क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे या कितना रिस्क लेना आप चाहेंगे, क्या ओवरऑल फिलॉसफी होगी डेट मैनेजमेंट को लेकर, वो मुझे बताइए। तो हमारा ये मानना है कि ब्रॉडली जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स होते हैं उनके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक तो ये कुछ लोग सेफ्टी चाहते हैं, अनड्यू रिस्क उनको नहीं चाहिए। कुछ लोगों को चाहिए इनकम जनरेशन, उनके पास कॉपस मौजूद है, उनको चाहिए कि एक बंदी इनकम उनके पास आती रहे। और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको डेट में भी अल्फा की रिक्वायरमेंट है, जो कि एक्टिव मैनेजमेंट चाहते हैं।
तो फॉर्चुनेटली फॉर अस, जो भी 16 कैटेगरीज की जो आपने बात करी सेबी की, उसमें ये तीनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए हर तरह का फंड मौजूद है। बिल्कुल। द ओनली थिंग इज दैट कि जब आप ये फंड्स इन्वेस्टर्स के सामने रखते हैं तो आपको इन 3 मुख्य उद्देश्यों के अंतर्गत उन सब फंड्स को पोजीशन करना है, ताकि एज आई सेड अर्लियर, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इस एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो सपोज कि करें कि यदि हम एक शॉर्ट होराइजन फंड की बात कर रहे हैं, जैसे लिक्विड फंड फॉर एग्जांपल, सो इन्वेस्टर्स शॉर्ट होराइजन फंड्स में मोस्टली जो सेफ्टी के पर्पस से आते हैं, तो आपकी उसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होनी चाहिए सेफ्टी, liquidity, returns in that order, right? Which is exactly the philosophy that we are going to follow. Then if it's an income generation product, definitely without additional risk, there is no return. So कुछ तो आपको risk उसमें लेना होगा. So within the fixed income ambit, you do optimal sacrifice of safety and liquidity so that you can get that additional return over a longer period of time. मैं इनकम जनरेशन की बात कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 2 से 4 साल का या 2 से 5 साल का प्रोडक्ट तो होगा, यानी कि मैं ड्यूरेशन रिस्क तो बाय डिफॉल्ट उसमें लूंगा। तो ये एक सैक्रिफाइस हुआ टू गेट दैट विजिबिलिटी ऑफ इनकम ओवर दैट 2 to 5 years, क्योंकि बिगेस्ट रिस्क फिक्स्ड इनकम में इन्फ्लेशन के अलावा जो दूसरा रिस्क है वो री इन्वेस्टमेंट रिस्क। जितना मेरा छोटा इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा, एक बार मेरा इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो गया, उसमें मार्केट कंडीशंस क्या होंगी, क्या मुझे लेवल ऑफ रेट्स अवेलेबल होंगे, मुझे पता नहीं। तो उसको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैं अपना इन्वेस्टमेंट एलोंगेट कर सकता हूँ, बट उसके लिए मैं ड्यूरेशन रिस्क लेता हूँ। फिर तीसरा कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स जहाँ पे आपके लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोडक्ट्स हो गए, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स हो गए, आपके गिल्ड फंड्स विद लॉन्ग ड्यूरेशन हो गए, या आपका क्रेडिट रिस्क फंड हो गया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे या तो आप सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन रिस्क ऐड कर रहे हैं, या आप सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिस्क ऐड कर रहे हैं। तो ये जो है वो एक्टिव मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, जिसमें कि आप एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं। सो हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज रहेंगी वो इन 3 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत फंड्स को बकेटिंग करके उस हिसाब से कंसिस्टेंट बेसिस पे हर बकेट में वो स्ट्रेटेजी जो है लगाई जाएगी। अगेन मैं रिपीट करूंगा, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, क्योंकि एक बार ये आ गए तो जो चीज़ डेवलप होती है वो है ट्रस्ट, और हमको वही चाहिए इन्वेस्टर्स से। सर अगर हम बात करें अलग कैटेगरी की, तो डेफिनेटली अगर हम क्रेडिट रिस्क फंड की बात करेंगे तो वहाँ पर तो बाय डेफिनेशन कि आपका जो मेजर एलोकेशन है वो टॉप रेटेड सिक्योरिटीज से नीचे एक्सेप्टिंग दैट है ना, एक्सेप्ट टॉप रेटेड नीचे में होना चाहिए मेजर एलोकेशन आपका, वही क्रेडिट रिस्क है जी। लेकिन कई बार देखा जाता है कि दूसरे फंड्स में भी जो क्रेडिट क्वालिटी होती है उससे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ठीक है, टू जनरेट एक्स्ट्रा रिटर्न्स। तो मेरा सवाल इसी को लेकर था, यदि हम चाहें इस वक्त सिर्फ लिक्विड फंड की भी बात करें तो उसके बारे में आप बताएं कि किस तरह से उसे मैनेज करेंगे, और जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो तो फिर भी क्योंकि कंपैरेटिवली कम रहेगा लिक्विड फंड में, क्योंकि अंडरलाइंग पेपर्स की मैच्योरिटी बहुत कम है जी। लेकिन क्रेडिट रिस्क की हम बात करें तो उसको लेकर आप कितना सीरियस है और क्या आपके विचार है उस पर? जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ फंड व्हिच फॉल्स अंडर द सेफ्टी बकेट, सो सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स इन दैट ऑर्डर विल बी द प्रायोरिटी, व्हिच मींस दैट जो आपका पोर्टफोलियो है वो काफ़ी कंजर्वेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट एक्सपोजर्स प्रीडोमिनेंटली। लेकिन वो 100% AAA ही होगा और 100% सॉवरेन ही होगा, ऐसा भी मैं नहीं कहता, बिकॉज हमारा मानना है कि यदि आप जो भी फंड्स हैं म्यूचुअल फंड कैटेगरी में, यदि आप उनको अपनी ग्रॉस यील्ड के रैंक में ऑर्डर करें, so there will be certain funds which will come out on top, there will be certain funds which will be in the middle, and certain funds at the bottom. As a rule of thumb, जितना ज़्यादा यील्ड किसी पोर्टफोलियो का है रिलेटिव टू इट्स पीयर्स, उतना ज़्यादा उसमें क्रेडिट रिस्क हो सकता है, क्योंकि मैच्योरिटी लगभग सारे फंड्स का विद इन द सेम रेंज होता है। तो इन्वेस्टर्स को मेरे ओपिनियन में उन फंड से भी बचना चाहिए जिनका यील्ड बहुत ज़्यादा है रिलेटिव टू पीयर्स, और उन फंड से भी बचना चाहिए जिनका बहुत कम है रिलेटिव टू पीयर्स, मतलब कि वो बिल्कुल ही रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी बैलेंसिंग आउट दिस फैक्टर्स and again playing on that safety, liquidity and return theme. So definitely credit risk is something that we would be very well aware of, and we'll keep it to a minimum in the fund.
अच्छा, लिक्विड फंड के बाद में जी मतलब मैं जनरल पूछ रहा हूँ, ये तो खैर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्या अप्रूवल मिलते हैं और क्या आप फाइल करते हैं, जी। बट फिर भी आपकी पर्सनल चॉइस के हिसाब से अगर लिक्विड फंड के बाद दूसरा फंड लॉन्च करना हो जी तो क्या वो गिल्ट फंड होगा विद 10 ईयर मैच्योरिटी फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप इस तरह का फंड लॉन्च करना चाहेंगे, या फिर समथिंग लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, जी। क्या सही रहेगा इन्वेस्टर्स तो के हित में? देखिए, हमारा ये मानना है कि पहले आपको अपनी जड़ें जमानी चाहिए। ठीक है। बिना जड़ों के पेड़ नहीं उग सकता, हम्म। सिंपल सी बात है। और इसमें हमारा ये मानना है कि जो आपके सेफ्टी बकेट वाले जितने भी फंड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, ये वो जड़ें हैं ओके। जिनकी बेसिस पे जो आपका फिक्स इनकम का पेड़ है वो बढ़ेगा और आगे फैलेगा। ओके। तो हम शायद मनी मार्केट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, और उसके बाद फिर हम आगे लैडर में आगे बढ़ेंगे। जी। आपने डेट आउटलुक भी बताया, अपनी फिलॉसफी बताई और किस तरह के फंड्स आप लॉन्च करना चाहेंगे और कौन जो फंड लॉन्च हो रहा है लिक्विड फंड उसे कैसे मैनेज करेंगे वो भी बताया। कोई और इम्पोर्टेंट बात जो शायद सवाल मैं नहीं पूछ पाया आप बताएंगे कि जो इन्वेस्टर्स को समझनी चाहिए डेट को लेकर इस वक्त पर, यदि अपने पोर्टफोलियो में वो एसेट एलोकेशन कर रहे हैं या फिर डेट एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, तो उस पर किस तरह से उन्हें कॉल लेनी चाहिए? देखिए, मतलब जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एसेट एलोकेशन। बिल्कुल। और एसेट एलोकेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड योर रिस्क एपेटाइट। तो हर एक इन्वेस्टर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली वो चाहता क्या है और उसकी रिस्क एपेटाइट उस चाहत को पूरी कर सकती है या नहीं। तो ये केवियट उसके माइंड में होना बहुत बार लोग फॉर एग्जांपल इस तरह के रिस्क उठा लेते हैं रिटर्न्स के लालच में, जहाँ पे वो डाउनसाइड जो है उसकी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये गार्डरेल डालना बहुत ज़रूरी है, और फंड्स का एवेल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि यदि हम रिटेल निवेशक की बात करें तो हर रिटेल निवेशक के पास वो फोरसाइट या वो डेटा माइनिंग कैपेसिटी नहीं होती कि वो फंड्स का रिस्क अच्छे से एवेल्यूएट कर सके। तो उनको एक अच्छे समझदार एडवाइज़र की मदद लेनी चाहिए और उनकी एडवाइस के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। आपने समय निकाला और जो सवाल मैंने पूछे बहुत ही विस्तार से आपने आंसर दिया। उसके अलावा भी मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें जो इन्वेस्टर को जाननी चाहिए वो आपने बताने की कोशिश की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। तो आज हमने उमेश सर से काफ़ी बातें पूछी और मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी उन्होंने शेयर की ये आपके बहुत काम आएगी, आपको सभी बातें अच्छी लगी होंगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.